पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आयशा गुलालाई को लीगल नोटिस भिजवा दिया है। मुआफी मांगने का मुतालबा किया है। मुआफी ना मांगने की सूरत में 30 मिलियन रुपए हर्जाना भरना होगा। तफसीलात के लिए बात करेंगे। लाहौर से नुमाइंदा जियो न्यूज दिशान बख्श हमारे साथ मौजूद हैं। दिशान, क्या तफसीलात आई हैं इस लीगल नोटिस की आपके पास? जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ के सेंट्रल मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं जावेद बदर, उनकी जानिब से ये लीगल नोटिस जारी किया गया है और उन्होंने इसमें कहा है कि जो गुज़िश्ता रोज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें पार्टी चेयरमैन इमरान खान के ऊपर उन्होंने जो इल्जामात लगाए, या तो उन इल्जामात के सबूत फराहम करें, बसूरत दीगर 30 मिलियन रुपए का उन्हें हर्जाना अदा करना होगा। और ये एहसन जावेद एडवोकेट की वसातत से उन्होंने ये लीगल नोटिस भिजवाया है। मैं मजीद बताऊं कि आयशा गुलालाई का जो पार्लियामेंट लॉजिस का उनका एड्रेस है उस पर और उनके मुस्तकिल पते पर, इन दोनों एड्रेसेस पर ये नोटिस भिजवाया गया है और कहा यह गया है कि 10 रोज के अंदर अंदर सबूत फराहम करें। अगर वो सबूत फराहम करने में नाकाम होती हैं तो इस पर वो माफी मांगे, और अगर आयशा गुलालाई माफी नहीं मांगती तो बस उनको इस सूरत में फिर 30 मिलियन रुपए का हर्जाना अदा करना होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका दिशान बख्श। दिशान बख्श हमें तफसील से आगाह कर रहे थे। लीगल नोटिस भेजा गया है। इससे पहले हमने देखा कि पीटीआई की खवातीन इमरान खान के दिफा में मैदान में आ गई हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान बद किरदार होने के आयशा गुलालाई के इल्जामात पर आज भी खामोश हैं। उनका दिफा उनकी पार्टी की खवातीन वर्कर्स कर रही हैं। कोर कमेटी की रुकन आलिया हमजा ने फवाद चौधरी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि अगर आयशा गुलालाई दूध की धुरी हैं तो 4 साल पार्टी में क्या करती रही। उन्होंने आयशा से यह सवाल भी पूछा कि वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले नून लीग के रहनुमा अमीर मुकाम से क्यों मिली। एक और पीटीआई रहनुमा यास्मीन राशिद का कहना है कि आयशा गुलालाई को इल्जाम लगाने से पहले अपना दामन देखना चाहिए था। फवाद चौधरी ने इल्जाम आयद किया कि आयशा गुलालाई ने इमरान खान पर इल्जाम लगाने के लिए नून लीग से करोड़ों रुपए लिए हैं। एमएनए पीटीआई की, उनको इस्तेमाल किया गया इमरान खान के खिलाफ करैक्टर असैसिनेशन के लिए। ये भी मुमकिन है कि ये वाहिद खातून ना हो, ये भी मुमकिन है कि मजीद इस तरह के जो वाक़यात हैं वो आपके सामने आए, क्योंकि हमारी इतलात के मुताबिक एक पूरा स्क्रिप्ट लिखा गया है। तो 5 लोग हैं बेसिकली इसको जो सारा ड्रामा मैनेज कर रहे हैं और बोरियों के मुंह खुले हुए हैं। उन्होंने ये कहा कि जी खान साहब मगरबी इक़्तिदार को पार्टी में फ़रोग देते हैं। देखें, मैं अगर पर्सनल होना चाहूँ तो हाँ, मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ, आपने कहा मैं गैरतमंद पठान हूँ। हमारे घर में तो मेल ड्राइवर को भी नहीं रखा जाता। तो मेरी बहन, आपकी अपनी बहन, उनके क्या व्यूज़ हैं, वो क्या पहनती हैं, ये कहते हुए एज ए खातून मैं बहुत लो फील करूँगी। हाँ, इसका जवाब मैं इसी तरह से आपको दूंगी। वही खान साहब हैं जिन्होंने केपीके में सूद से फ्री निज़ाम लाया। क्या वो इस्लामी निज़ाम है या मगरबी इक़्तिदार है? वहाँ पर आज जहेज़ की लानत को मना किया जा रहा है। क्या वो मगरबी इक़्तिदार है? वहाँ दीनी मदारिस की मदद की जा रही है। ये कौन सा इक़्तिदार है? मेरे ख्याल में उनको कोई गलत फहमी है। इन सारे इक़्तिदार को वो मगरबी इक़्तिदार समझती हैं। इसके अलावा वहाँ पर इस्लामियात की तालीम मस्ट है। ये सब इस्लामी इक़्तिदार हैं। इमरान खान खुद पर लगाए गए इल्जामात पर खामोश हैं। वो हैं कहां? कल तक वो मौजूद थे पाकपतन में, जहां उन्होंने बाबा फरीद गंज शकर के मज़ार पर हाजिरी दी, फातिहा पढ़ी। गुज़िश्ता रोज के मनाजिर और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये मंजर आप देख सकते हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज पाकपतन में बाबा फरीद गंज शकर के मज़ार पर हाजिरी दी और फातिहा ख्वानी पढ़ी। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि पीछे इमरान खान साहब मौजूद हैं। ये विजुअल्स हैं जब इमरान खान साहब वहां पहुंचे थे, और उसके बाद अहाते के अंदर के मनाजिर की तस्वीर आप देख सकते हैं जब उन्होंने बाबा फरीद गंज शकर के मज़ार पर फातिहा पढ़ी। एक और तस्वीर हम आपको दिखाएंगे जिसमें इमरान खान पीछे दिखाई दे रहे हैं। ये मनाजिर आप देख सकते हैं कि अहाते के अंदर मेहराब में इमरान खान टेक लगाए बैठे हैं खामोशी से। दूसरी जानिब भी दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं जहां मेहराब के अंदर इमरान खान बैठे हुए हैं। अहाते के अंदर के मनाजिर हैं ये। बाहर जब हमने देखा इमरान खान पहुंचे तो उनका इस्तकबाल किया गया, बहुत सारे लोग मौजूद थे। अहाते के अंदर अलबत्ता उन्हें तन्हाई मैसर आई। वहाँ उन्होंने बाबा फरीद गंज शकर के मज़ार पर फातिहा पढ़ी और साथ ही हम देख सकते हैं कि एक मेहराब से वो टेक लगाए बैठे हुए हैं। अगली तस्वीर में ये इमरान खान जब पहुंचे पाकपतन शरीफ, उसके मनाजिर आप देख सकते हैं। दरगाह के बाहर के मनाजिर आप देख सकते हैं। अंदर हमने आपको बताया कि किस तरह इमरान खान खड़े फातिहा पढ़ रहे हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। इसके बाद वाली तस्वीर में आप देख सकेंगे कि पस मंजर में एक मेहराब के अंदर इमरान खान टेक लगाए बैठे हैं।
एक अहम खबर आपको देंगे। अंकारा से टर्की की सुप्रीम मिलिट्री काउंसिल ने तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान तब्दील करने का फैसला कर लिया है। तीनों फौजी सरबराहों की तब्दीली का फैसला तुर्क वजीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास में किया गया। खबर एजेंसी बता रही है कि फौजी सरबराहों की तब्दीली का फैसला मंजूरी के लिए तुर्क सदर को भिजवाया जाएगा। अहम खबर हम आपको दे रहे हैं जो कि ताज़ा खबर है, तुर्की से आई है। तुर्की की सुप्रीम मिलिट्री काउंसिल ने तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान को तब्दील करने का फैसला कर लिया है और यह फैसला तुर्क वजीर आज़म की सरबराही में होने वाले अहम इजलास में किया गया और जिस तरह के फैसले की मंजूरी के लिए इसे सदर को भिजवाया जाएगा। जब तक आयशा गुलालाई पार्टी में रही, उनकी बहन की तारीफें की जाती रहीं। जो ही आयशा ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया, उनकी बहन को भी सियासत में घसीटा गया। आयशा गुलालाई के इल्जामात का जवाब देने के बजाय उनकी बहन के कपड़ों के हवाले से नामुनासिब गुफ्तगू की गई। ये सिर्फ फवाद चौधरी ने नहीं की। आज आलिया हमजा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, उसमें एक खातून होने के बावजूद आलिया हमजा ने यही बात दोहराई। उनका यह कहना था कि मुझे बहुत लो महसूस होता है, ये कहते हुए कि वो किस तरह के कपड़े पहनती हैं। अब से कुछ देर पहले बुजुर्ग सियासतदान जावेद हाशमी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो हालिया सूरत हाल है उस पर उन्होंने कमेंट किया। जो ही प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई और वो वहां से निकले, उनके खिलाफ कुछ लोगों ने हंगामा आराई करने की कोशिश की। उन्होंने बैनर उठाए हुए थे, जावेद हाशमी के खिलाफ नारे लगा रहे थे। जावेद हाशमी के करीबी साथियों ने उन्हें घेरे में ले लिया और उनकी गाड़ी तक लेकर गए। कुछ लोगों ने उनके खिलाफ नारे लगाए। आप देख सकते हैं कि मुल्तान प्रेस क्लब के बाहर के मनाजिर हैं। कुछ लोग जिन्होंने हाथों में एक बैनर उठाया हुआ है वो सख्त नारे लगा रहे हैं। जावेद हाशमी की जानिब से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें जो मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल है उस पर उन्होंने अपनी जो उनके रिमार्क्स थे, जो उनके ख्यालात हैं, उससे उन्होंने मीडिया को आगाह किया। मुल्तान प्रेस क्लब में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये गुफ्तगू की जावेद हाशमी ने और जब वो बाहर निकले तो एक नारे लगाता हुजूम उनका मुंतज़िर था। जो जावेद हाशमी के खिलाफ सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहा था, नारे लगा रहा था। जावेद हाशमी के साथ मौजूद करीबी साथियों ने उन्हें अपनी हिफाजत में, अपने हिसार में उनकी गाड़ी तक पहुंचाया। जावेद हाशमी की किताब मैं बागी हूं और जावेद हाशमी के लिए नारे लगाए जाते थे बागी बागी, और अब उनके मुखालिफिन जो नारे लगा रहे हैं वो आप सुन सकते हैं। तादाद बहुत ज़्यादा नहीं है। मुल्तान प्रेस क्लब के बाहर बहुत इज्जत की जाती है जावेद हाशमी की। तमाम हलकों में मुस्लिम लीग नून को छोड़ चुके, मुस्लिम लीग नून के हलकों में उनकी इज्जत की जाती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके, चंद एक रहनुमाओं को छोड़कर मजमूई तौर पर PTI के संजीदा हलकों में जावेद हाशमी की अब भी रिस्पेक्ट की जाती है और उनके हवाले से गुफ्तगू से गुरेज किया जाता है। हमारे साथ मौजूद नुमाइंदा जियो न्यूज़ इमरान चौधरी, उनसे जानेंगे। इमरान, बताइएगा मुल्तान प्रेस क्लब के बाहर जो मनाजिर हैं, किस पार्टी के लोग थे? आपको कुछ बताया गया है? कौन लोग थे जो एहतजाज कर रहे थे? जी, ये जो लोग जावेद हाशमी के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन थे, जो उनका यूथ विंग है, उनके अहदेदार थे, जो कि आज 5 बजे प्रेस क्लब में मखदूम जावेद हाशमी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी पनामा की जानिब से, पनामा केस में जो अदलिया का फैसला आया उसके ऊपर। तो जैसे ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए हैं तो जो प्रेस क्लब था उसके अहाते में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन बाहर से जो PTI के कारकुनान थे उन्होंने बैनर उठाए हुए थे, उन्होंने जावेद हाशमी के खिलाफ नारेबाजी शुरू की। एक मरतबा तो जावेद हाशमी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के उनकी जानिब बढ़े, लेकिन वहाँ पे मौजूद सहाफ़ी हजरात थे, उन्होंने उनको रोक लिया कि किसी किस्म का तसादुम ना हो। उसके बाद जावेद हाशमी ने जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुकम्मल की, जब वो जाने लगे प्रेस क्लब के गेट से बाहर निकले, तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो यूथ विंग के कारकुनान थे उन्होंने उनके खिलाफ शदीद नारेबाजी की और उनको घेर लिया। इस मौके के ऊपर जावेद हाशमी थोड़ा मुश्तिल हुए। वो जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आते हैं वो अकेले ही आते हैं, उनके साथ सिर्फ एक ड्राइवर होता है। तो आज भी जो यहाँ पे मौजूद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ी थे, जो आपने फुटेज में देख रहे हैं, ये सहाफ़ी थे जिन्होंने जावेद हाशमी को रोका कि आप उन कारकुनान के दरमियान और जावेद हाशमी के दरमियान सहाफ़ी जो थे उन्हें किसी भी तसादुम से होने से बचाया और उसके बाद जावेद हाशमी की गाड़ी में उनको बिठा के रवाना कर दिया। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे जो एक बाकायदा प्लानिंग के तहत वहाँ मौजूद थे और उन्होंने जावेद हाशमी के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। बहुत शुक्रिया इमरान चौधरी, हमें मुल्तान प्रेस क्लब के बाहर की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। इमरान चौधरी ने वजाहत की, एक गलतफहमी हमें थी। उनका ये कहना है कि जावेद हाशमी अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं, हमेशा उनके साथ उनका सिर्फ एक ड्राइवर होता है। जावेद हाशमी अकेले थे और जब इन नौजवानों की जानिब से नारे लगाए गए तो जावेद हाशमी ने उन्हें कन्फ्रंट करने का फैसला किया, उनके पास जाने का फैसला किया। सहाफियों ने बीच बचाव कराया और उनकी गाड़ी तक पहुंचाया।
आयशा गुलालाई के इमरान खान पर इल्जाम से जुड़ी कई और खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे नए वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की, जिनका कहना है कि वो दुनिया को बताना चाहते हैं कि वजीर आजम बदल सकता है लेकिन पॉलिसी नहीं बदली। उन्होंने बताया कि मोहम्मद नवाज शरीफ से काबीना के हवाले से मुशावरत हुई है, ये मुशावरत जारी है, 1-2 रोज में फैसला हो जाएगा। आज हम मरी सब आए थे और मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई। उन्होंने सबसे पहले तो सारी PMLN की पार्लियामेंट्री पार्टी को मुबारकबाद दी कि जिस तरह वो इकट्ठी रही और जो जमहूरियत का तसलसल मुल्क में टूटा था उसको 4 दिन के अंदर बहाल किया और एक भारी अक्सरियत से बहाल किया। उन्होंने ये भी हिदायत की है कि जो पॉलिसीज़ हुकूमत की थी जिस पर हम चल रहे थे उनको बरकरार रखा जाए। ख़ास तौर पर जो CPEC के प्रोजेक्ट्स थे, जो इन्वेस्टमेंट के प्रोजेक्ट्स थे, जो पावर के प्रोजेक्ट्स, जो डैम के प्रोजेक्ट्स और दीगर जो मोटरवे के प्रोजेक्ट्स, इन सब को पहले से भी ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से मुकम्मल किया जाए ताकि हम ये दुनिया को दिखा सकें कि मुल्क में वज़ीर आज़म तो बदल सकता है लेकिन पॉलिसी जो है वो बरकरार रहती है। इसके अलावा जो काबीना नई हल्फ उठाना है उसके बारे में मुशावरत हुई और इंशाअल्लाह अगले 1-2 दिन में काबीना हल्फ उठा लेगी। पार्टी के अमूर पर भी मुशावरत की गई और इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून हल्का 120 के इलेक्शन में भी और आइंदा जो सियासी मराइल आएंगे इंशाअल्लाह अपनी पहले से भी भारी अक्सरियत इंशाअल्लाह हासिल करेगी। अब भाई साहब, काबीना के हवाले से जो पोर्टफोलियोज थे उसके मुतालिक कोई फैसला हो चुका है? नहीं, ये मुशावरत हो रही है और ये मुशावरत 1 आध दिन जारी रहेगी और हमें उम्मीद है कि अगले 1-2 दिन में काबीना हलफ उठा लेगी। भाई साहब, हल्का ने 120 के हवाले से कोई कैंडिडेट आपने अभी तक फाइनल किया है? जी, वो मुशावरत हुई है, अभी उसमें काफ़ी दिन बाकी हैं तो वो भी इंशाल्लाह जल्द फैसला हो जाएगा। आने वाली काबीना में वज़ीर दाखिला चौधरी निसार ही होंगे या कोई और होंगे? मैंने पहले बताया कि काबीना का मुशावरत जारी है और अगले 1-2 दिन में फैसला हो जाएगा। सर, ये बताइएगा कि नवाज शरीफ साहब यहाँ से लाहौर जाएंगे तो उसके लिए भरपूर तरीके से जो इस्तकबाल किया जाएगा, साद हफीज़ साहब की तजवीज़ थी, इस पर कोई बात हुई है? नहीं, बहुत से मामलात पर बात हुई है लेकिन नवाज शरीफ साहब जाएंगे जब काबीना का मरहला मुकम्मल हो जाएगा उसके बाद तशरीफ ले जाएंगे। वज़ारत ख़ारिजा आपके पास रहेगी या कोई मिनिस्टर आएगा? देखिए, ये सब बातें जब काबीना बनेगी तो आपके सामने आ जाएंगी। और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री जिसके ये सब वहाँ पे आएंगी जी। अभी मैं आपको पहले बताया कि ये तमाम मामलात ज़ेर बहस हैं और इंशाल्लाह 1-2 दिन में ये सब मामलात आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पे ही करेंगे या इस्लामाबाद रवाना होने का कुछ? नहीं, मज़ीद मुशावरत अभी जारी है तो जहाँ भी मौका हुआ वहाँ पर हम चौधरी निसार मुशावरत कर लेंगे। काबीना का हिस्सा बनने के लिए तैयार है? ये फैसले उन्होंने भी करने हैं, हमने भी करने हैं, ये सब मिलकर मुशावरत जारी है और उसके बाद ही ये मामलात फाइनल होंगे। कौन सी वजारतें? आप पर्चा आउट होने का इंतजार कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था 1-2 दिन की बात है, ये सब मामला आ जाएगा। बार ये जो मुशावरत जारी है मेरा नाम उसमें जरूर शामिल हो गए। शुक्रिया जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपके हल्के में जश्न का समय जी, मेरी ख्वाहिश तो बड़ी है लेकिन जो सिक्योरिटी के मामलात हैं मुझे तो सिक्योरिटी के जो अफसरान हैं वो नीचे भी नहीं आने दे रहे थे। अभी जब आपने जब वहाँ दावत दी थी तो मेरे मामलात आपको पता है कि कैसे हल्के में हम गुजारा करते हैं लेकिन अब मामला थोड़ा बदल गया बदकिस्मती से। प्रोटोकॉल के हवाले से देखा जाए तो आपने कभी प्रोटोकॉल को अहमियत नहीं दी जी। आपकी लाइफ बड़ी सिंपल रही है, आपने कभी प्रोटोकॉल को नहीं किया। अब आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, अब आपकी मजबूरी है, लेकिन जैसे आपने पार्लियामेंट में भी कहा कि मैं इस तरह की जो प्रोटोकॉल्स हैं उनकी नफी भी करूंगा, तो इस हवाले से आपके क्या नुक्ता है? यार, ये प्रोटोकॉल नहीं है, सिक्योरिटी है, बदकिस्मती से। बहरहाल थैंक यू सर, थैंक यू। नौमंतखब वज़ीर आज़म की गुफ्तगू आपने सुनी। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ मरी में मौजूद हैं, इनकी क्या सरगर्मियां हैं, बात करेंगे जिन्स के नुमाइंदे अहमद सुबहान से। अहमद, क्या सरगर्मियां रही आज मियां नवाज शरीफ की?
जी बिल्कुल, आज जिस तरह से सुबह से ही साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अपनी छांगला गली में रिहाइशगाह पर जहाँ पे 2 दिन से वो मौजूद हैं, वो आज यहाँ पे गवर्नमेंट हाउस मरी में आए और यहाँ पे आप मेरे अकब में देख भी सकते हैं कि इस वक्त भी हम गवर्नमेंट हाउस मरी पे मौजूद हैं, जहाँ पर आज दिन भर तकरीबन ये 5-6 घंटे के करीब ये यहाँ पर वो मौजूद रहे। तकरीबन सुबह 11 बजे के करीब आए, जिसके फ़ौरी बाद ही यहाँ पर उनकी मुलाकात हुई वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी से। उनके हमरा यहाँ पर वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ भी मौजूद थे, जिसके साथ साथ तकरीबन तमाम तर जो मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत है वो सभी यहाँ पर आए। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार और उनके साथ ही उनकी गाड़ी में ही वज़ीर ख़जाना इसहाक डार भी मौजूद थे। इसके साथ साथ दीगर भी मुस्लिम लीग नून के आला क़यादत यहाँ पर आई। मुशावरती इजलास जारी रहा दिन भर ही। यहाँ पर जो तमाम अब आगे आने वाली जो कैबिनेट है जो शाहिद खाकान अब्बासी के साथ होगी, उसके मुतालिक यहाँ पर गुफ्तगू जारी रही और उसमें ये मुख्तलिफ चीज़ों पर बात होती रही कि किसके पास कौन सा कलबनान होगा। इसी के साथ साथ यहाँ पर हमारी जब मुख्तलिफ यहाँ पे हमारे ज़राए भी ये बताते रहे कि जो अक्सरियत वज़रा थे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साथ वो उनका यही इस्तफसार है कि उनके पास ही उनके पोर्टफोलियोज़ रहने दिए जाएँ, जिसमें जिस तरह से एहसन इकबाल हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक हैं, ख्वाजा आसिफ हैं, इन लोगों का इस चीज़ पर जोर देते रहे कि हमारे पास हमारे पोर्टफोलियोज़ रहने दिए जाएँ। जबकि इसी के साथ साथ जिस तरह से अभी हमें जब बात भी की मीडिया से वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने, तो उनने कहा कि अभी तक हतमी फ़ैसला तो नहीं हुआ, लेकिन अभी 1 से 2 दिन का उनने कहा कि मज़ीद अभी हमें मुशावरत करनी होगी। अब यहाँ से जब साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ निकले तो इसी गेट पर आप मेरे कब में ये गेट देख भी सकते हैं, जहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में वर्कर्स मौजूद थे मुस्लिम लीग नून के, जो कि यहाँ पर उनके के लिए दिन भर ही यहाँ पर नारेबाजी भी करते रहे। और यहाँ पर जब साबिक वज़ीर आज़म बाहर आए तो उनको वो बाहर निकल। बहुत शुक्रिया अहमद सुबान आपका। अहमद सुबान साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की मरी में मसरूफियात से हमें आगाह कर रहे थे। एक बार फिर बात करेंगे आयशा गुलालाई के इल्जामात के रद्द अमल की। पीटीआई की खवातीन अरकान ने पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि आयशा ने इल्जामात वापस ना लिए तो कबायली जरगे में जाएंगे। रहनुमा पीटीआई खवातीन में नईम अनाज ने कहा कि आयशा गुलालाई 2013 के SMS पर अब तक खामोश क्यों थी? 4 साल तक मुराद लेती रहीं तो इज्जत याद ना आई। आयशा गुलालाई कौम से मुआफी मांगे, कायद इमरान के किरदार पर कोई शक नहीं। इल्ज़ाम तो आयशा ने लगाया था, ठीक है, वो तो लीडर है, उस पर तो सारे लोग इल्ज़ाम लगाएंगे ना। प्रूफ तो वो नहीं देगा, प्रूफ तो जिसने इल्ज़ाम लगाए हैं वो लेके आएगा, वो हमें जवाब देगी। वो तो पहले माफ़ी मांगेगी अपने बात पे, ठीक है, और वो ख़ुद को वज़ीर कह रही है, 2 नंबर की वज़ीर है, ठीक है। उसी वज़ीर कबायली जहाँ पे जरगे का सिस्टम है तो हम उसके साथ फैसला करेंगे, अगर नहीं तो हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाएंगे। आयशा बीबी से भी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर आपके पास वो मैसेजेस है तो आप क्यों मीडिया को नहीं दिखा रही? आप दिखाएं मीडिया को। उनके साथ साथ इन्होंने कहा कि पीटीआई में खवातीन की इज्जत नहीं है। माशाल्लाह हमारी वो पार्टी है कि किसी पार्टी की इतनी तंजीम नहीं है। हमारी पार्टी में तहसील लेवल से लेकर डिस्ट्रिक्ट, रीजन और सूबे लेवल तक हमारी पूरी तंजीम है खवातीन की। हमें अपने खान पे फ़ख्र है और हम आज भी वो हमारी बहुत इज्जत करते हैं और हमारी पार्टी में तमाम खवातीन की बहुत इज्जत है और मैंने आज तक कोई ऐसा काम नहीं देखा और ना खान साहब ऐसे हैं। उधर बलूचिस्तान असेंबली में पीटीआई के सरबराह इमरान खान के खिलाफ करारदाद मजम्मत जमा करा दी गई। करारदाद रुकने सूबाई असेंबली शाहिद रऊफ की जानिब से जमा कराई गई। करारदाद आयशा गुलालाई के इमरान खान के खिलाफ इल्जामात पर जमा कराई गई। करारदाद में कहा गया है कि इमरान खान के बेहुदा और गैर अखलाकी हरकत से खवातीन की असमत और वक़ार को ठेस पहुंची। आयशा गुलालाई के इल्जाम पर इमरान खान के खिलाफ मुकदमा चलाकर उन्हें नाअहल करार दिया जाए। इमरान खान के किरदार के खिलाफ करारदाद पंजाब असेंबली में भी जमा कराई गई। करारदाद मुस्लिम लीग नून की हिना परवेज भट्ट ने जमा कराई है। करारदाद में कहा गया है कि इमरान खान का खवातीन वर्कर्स के साथ रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है। किसी सियासी जमात के लीडर को ऐसी हरकतें जेब नहीं देती। आयशा गुलालाई के इल्जामात की तहकीकात होनी चाहिए। आर्टिकल 62 और 63 के तहत कार्रवाई करते हुए इमरान खान को नाअहल किया जाए।
दूसरी जानिब पीटीआई के नईमुल हक ने इल्जाम आयद किया है कि नून लीग वाले पैसे और मुराद देकर उनके लोगों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। नईमुल हक का कहना था कि मुखालिफिन इमरान दुश्मनी में अंधे हो चुके। पीटीआई आयशा गुललाई के तमाम इल्जामात मुस्तरद करती है। नून लीग ने आयशा गुललाई के वालिद से मिलकर साजबाज की। नईमुल हक ने कहा कि इमरान खान ने टिकट मांगने पर आयशा गुललाई की सरजनिश की थी। उन्होंने आयशा गुललाई की कारकर्दगी पर तनकीद की थी। हो सकता है ये बात आयशा गुललाई को बुरी लगी हो। हमारी जानिब से गालिबन 30 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी हैं। शेरी मज़ारी साहबा ने की थी पार्टी के कायदीन की हिदायत पर, और उनके तमाम इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए गए। परसों वो खुद 4 घंटे तक बनी गला में तशरीफ़ लाई थी आयशा गुलाली, और उन्होंने खान साहब से दरख्वास्त की थी कि मुझे NA-1 का टिकट दिया जाए। खान साहब ने कई लोगों के सामने उनकी सरजनिश की, उनको कहा कि तुमने कौमी असम्बली में से हमेशा गायब रही हो, तुमने वो रोल अदा नहीं किया जो तुम्हारे साथ जैसी तवक्कुआत थी। हो सकता है ये बात उनको बुरी लगी हो और उन्होंने इस किस्म के मन घड़त इल्ज़ामात जो हैं वो खान साहब पर आयद किए हों। मगर हमें ये पता चल चुका है कि मुस्लिम लीग नून ने उनके वालिद से रब्ता करके, जो कल उनको शह दे रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और पता नहीं उनको क्या क्या ऑफ़र करके आयशा के मुंह से ऐसी बातें उगलवाई हैं। उनके वालिद का इसमें बहुत बड़ा रोल है। उधर हाल ही में तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करने वाले बाबर आवान भी 2008 में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के रूबरू उनकी मौजूदगी में उन पर इल्जामात लगा चुके हैं। जब बाबर आवान ने इमरान खान पर यह इल्जामात लगाए, उस वक्त उन्होंने तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार नहीं की थी। बाबर आवान का इल्जाम, इमरान खान का जवाब देखिए। लेना पड़ा जो कुछ, मैं वो उर्दू का मुहावरा इस्तेमाल नहीं करना चाहता। दूसरी बात यह है, मैंने बहुत रिस्ट्रेंट शो की, लेकिन खान साहब ने जाते हुए कहा, 2 दफ़ा इन्होंने कहा जी कि आप क्लियर करके लाएं। तो आप पे जो इखलाकी इल्ज़ामात हैं क्लियर हुए कहीं? पैटर्निटी का इशू डिसाइड हुआ किसी जगह? टेरियन वाला दर्ज नहीं हुआ कहीं पे। देखिए ना, ये बातें ना छेड़ें यहाँ पे। इसलिए आप इंसाफ की तहरीक के कायद बने हुए हैं, आपकी बेइंसाफी आलमी सतह पे मशहूर है। सो इन किस्सों के अलावा मैं समझता हूँ लेट्स बी पॉजिटिव, लेट्स बी फ्यूचरिस्टिक। चलें अब उनको ऑप्टिमिस्टिक। अब उनको जवाब मुझे मुकम्मल करने नहीं, अब उनको जवाब देना पूरा ने दिया जवाब। देखिए मुझे बात नहीं करने दी। बाबर साहब को अभी आसिफ जरदारी साहब का टेलीफोन आया है, आपने किया है, एक मिनट सुन ले बात। फिर आपने टेम्परिंग की है, इनको अभी टेम्परिंग की आपने, इनको अभी आसिफ जरदारी साहब का टेलीफोन आया है जिसपे इन्होंने ये नई चीज लेके। बहरहाल मैं कहता हूँ, मैं आसिफ जरदारी को एक बात कहना चाहता हूँ। आसिफ जरदारी, मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ के ऊपर बात नहीं करूंगा। आप अगर फरिश्ते हैं तो ये बात करें, नहीं तो ये जो इनको आपने पैटर्निटी सूट बताया, मैं आपकी पर्सनल लाइफ में वो बात कर रहा हूँ। इस गरीब कौम, इस गरीब कौम का जो आपने पैसा लूटा है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि लोग भूखे मांग रहे हैं, कोई खुदकुशियां कर रहे हैं, और वहां जनाब पेंट हाउसेस में रह रहे हैं। कितना टैक्स मुझे ये बताएं, पहाड़ पूरा खरीदा है आपने, पहाड़ सरे महल, ये जो रावल डैम खराब करने वाला पहाड़ है, एक चीज बता दें, और 1.5 किलोमीटर जंगल का जो रकबा है वो किसने कब्जे में लिया हुआ है? 8.5 किलोमीटर जो है वो पंजाब गवर्नमेंट के जंगल के रकबे में से कौन गुजार के सड़क लेके गया? अल्लाह इसको सच बोलने की ताकत दे। बस ये इस्लाम के ऊपर दर्जे कुरान के ऊपर बात करता है, और अल्लाह इसको सिर्फ सच बोलने की ताकत। वेरी हम्बल, मैं इस तरह नहीं कहूंगा, और मेरा ये लहजा नहीं हो सकता जो आपका है। मैं आप परेशान ना हो ना, आप बात छेड़ते हैं फिर जवाब दें। मैं तो आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि खुदा के वास्ते अपनी जात के छोटी वजारतों के लिए मुल्क का बेड़ा गर्क ना करें। वजीर नहीं, एक आदमी जिसने मुल्क को लूटा हुआ है उसको ऊपर जाके उसके पीछे बैठे हुए हैं। कोर्ट जजमेंट्स के बाद ये कहना भी तौहीन अदालत है, ये पता नहीं। मैं तैयार हूं तौहीन अदालत की। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि सिर्फ सरे माल इन्होंने पार्लियामेंट में कहा था कि हमारा नहीं है, आज क्यों पैसे क्लेम कर रहे हैं? आप गवर्नमेंट की लैंड पे बनाए गए माल का जवाब दे दें, इस्लामाबाद वाले सारे जानते हैं। अच्छा, मेरे सवाल का जवाब, आप पावर में, मुझे अब आप ये पावर में हैं, मुझे मेरे ऊपर केस करें। हम इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। अगर मैं गलत काम कर रहा हूं, मुझे मेरे ऊपर केस करें। मैं कह रहा हूं ना, अगर मैंने कुछ किया, इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। आप ना पार्लियामेंट में, आखिरी बात, जो चोर है ना, पार्लियामेंट में सोच भी चोरों की होती है। आखिरी बात, पार्लियामेंट में वक्त खत्म हो। तहरीक इंसाफ के रुकन सिंध असेंबली सीमा जिया ने कहा है कि सियासी मुखालिफिन ने पनामा केस का इंतकाम लेने के लिए आयशा गुललाई के जरिए साजिश की है। एक करप्शन का जो हम लोग एक जिद्दोजहद थी खान साहब की, और जिसको वो एक बहुत अरसे से उसको फाइट कर रहे थे, वहाँ पे अल्लाह ताला ने तहरीक इंसाफ को सुरखरू किया है
और एक नए बाप का जो है रुख जो है वो तहरीक इंसाफ की सियासत की वजह से हुआ है, और ये इनके सियासी मुखालफीन को ये बात शायद हजम नहीं हो रही और ज़ाहिर नहीं होगी। तो जाहिर है जब ऐसी बात जब बर्दाश्त नहीं होती तो फिर साजिशें भी जन्म लेती हैं, और आयशा की प्रेस कॉन्फ्रेंस उसकी टाइमिंग मुझे उसी की एक कड़ी लगती है। बात करेंगे चारसदा की, जहां तेज बारिश ने तबाही मचा दी है। शब कदर के बाजार और मुल्हिका इलाकों में सैलाबी रैलों की लपेट में आ गए हैं। शब कदर के इलाके अटके में 5 साला बच्चा डूबकर जाँ बहक हो गया। मठा मुगल खेल में मकान की छत गिर गई, जिसके नतीजे में 9 साला बच्चा जाँ बहक, 3 खवातीन जख्मी हो गई। तफसील बता रहे हैं इरफानुल्लाह जान। जी, इस वक्त मैं जिला चारसदा की तहसील शबकदर में मौजूद हूँ, जहाँ पर बाजार समेत मुतअद्दिद देहातों को सैलाबी पानी ने अपनी लपेट में ले लिया है। सैलाब से मटा मुगल खेल और अटके में 2 बच्चे जाँ बहक जबकि 3 खवातीन जख्मी हो गए, जबकि मनसुका, मटा मुगल खेल, अटके, मोरानकुर्न और गाजियाबाद समेत मुतअद्दिद देहातों में सैलाबी पानी के बायस मुतअद्दिद घर गिर चुके। दूसरी जानिब शबकदर बाजार में सैलाबी पानी दाखिल होने से शबकदर बाजार के ताजरों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। सैलाब के बाद शबकदर बाजार के चारों अतराफ आमदोरफ्त मुतासर हो चुकी है, जबकि मुकामी इंतजामिया और दीगर फलाही इदारों की जानिब से इमदादी कार्रवाइयाँ जारी है। जी, बहुत शुक्रिया इरफानुल्लाह। आपका बात करेंगे चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी की, जिनका कहना है कि सिविलियंस को इस्लामाबाद और रावलपिंडी वालों से हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट्स की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि इदारे अपनी हुदूद में रहें। पार्लियामेंट तारीखी तौर पर कमजोर तरीन इदारा है। कभी पार्लियामेंट को मार्शल लॉ से खत्म किया जाता था, 58(2)B खत्म की तो एक नया तरीका सामने आ गया है। रज़ा रब्बानी ने मजीद कहा कि आजकल इंतजामिया को पार्लियामान और अदलिया में हमला आवर होता देख रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत के खिलाफ हुर्रियत क़यादत की अपील पर मुकम्मल हड़ताल की गई। श्रीनगर में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया, जबकि मोबाइल फोन इंटरनेट सर्विस मुअत्तल रहे। पुलवामा में गुज़िश्ता रोज भारतीय फोर्सेस की फायरिंग से जख्मी होने वाला नौजवान दम तोड़ गया। मकबूजा कश्मीर में जुल्म जबर की इंतहा हो गई। गुज़िश्ता रोज पुलवामा में भारतीय फोर्सेस की अंधाधुंध फायरिंग का निशाना बनने वाला 22 साला अकील अहमद भट्ट जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। पुलवामा में भारतीय फोर्सेस की पैलेट गनों का निशाना बनने वाला एक और नौजवान अपनी दोनों आंखों की बिनाई खो बैठा। भारतीय बर्बरियत के खिलाफ हुर्रियत क़यादत की अपील पर वादी में आज मुकम्मल हड़ताल है। सड़कें सुनसान और तालीमी इदारे बंद हैं। काबिज इंतजामिया ने श्रीनगर में कर्फ्यू नाफिज कर रखा है। वादी में सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। काबिज इंतजामिया ने मकबूजा कश्मीर में कल से मोबाइल इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल कर रखी है। और अब कराची से आपको ताज़ा खबर देंगे, जहां गैर कानूनी इमारतों के खिलाफ सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने 15 रोजा ऑपरेशन शुरू कर दिया है। सलेमान सादत खान, नुमाइंदा जियो न्यूज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसील जानेंगे। सलेमान, बताइएगा क्या टारगेट रखा है इस 15 रोज में, क्या अचीव करना है? जी वो जी बिल्कुल, आपको याद होगा चंद रोज कबल लियाकताबाद में एक 4 मंजिला इमारत जो है वो मुनज़्ज़म हुई थी। उसके बाद सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने फैसला किया है कि जहां जहां गैर कानूनी तामीरात हैं, जितने भी शहर के 18 टाउन जिसमें वो डिवाइड करते हैं कराची को, वहां वहां ये ऑपरेशन किया जाएगा। और इसके लिए पहले मरहले में फहरिस्तें भी मुरतब कर ली गई हैं, और ये फहरिस्तें 80 गज, 120 गज और 240 गज पे जो गैर कानूनी तामीरात हुई हैं या पोर्शन तामीर हुए हैं, उन्हें जो है वो पहले मरहले में जो है उन्हें मिसमार किया जाएगा। और इस सिलसिले में ऑपरेशन का आगाज हो चुका है। गुलशन इकबाल, अजीजाबाद और मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो ऑपरेशन हुआ है, और 9 ऐसी बिल्डिंग्स जो है वो मिसमार की गई हैं जो गैर कानूनी तौर पर तामीर की गई थी। और इस हवाले से सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल हैं आगा मसूद अब्बास, उनसे मेरी इस हवाले से बात हुई है, तो उनका यह कहना है कि फहरिस्तें जो है वो इब्तिदाई तौर पर मुरतब कर ली गई हैं, और 15 रोज तक ये पहला मरहला है जो ऑपरेशन जारी रहेगा, और उसके बाद भी ये ऑपरेशन कंटिन्यू रहेगा। जैसे जैसे फहरिस्तें मुरतब होती रहेंगी वैसे ही ऑपरेशन जारी रहेगा। जी अच्छा, ये बताइएगा जो हसास इमारतों के इर्द गिर्द जो बुलंद वाला इमारतें हैं, क्या उनको भी नोटिस जारी किए गए हैं? जी देखिए, बिल्कुल जो भी गैर कानूनी तामीरात हैं उन्हें भी ये नोटिस जारी किए गए हैं, और साथ ही साथ उन बिल्डिंग्स के बारे में भी जो है वो मीटिंग्स की जा रही हैं जिन्हें मखदूश करार दिया गया है। और कमोबेश 500 के लगभग अब ये इमारतें हैं जो नया सर्वे हुआ है, और उसके मुताबिक जो लोग इसमें रिहाइश पजीर हैं, सिंध हुकूमत से इस सिलसिले में बात की जा रही है कि उन्हें
रीसेटल किया जाए या उन्हें कोई मुतबादिल जगह फराहम की जाए ताकि उन इमारतों को भी जो है वो मिस्मार किया जाए, क्योंकि वो जो है वो इंसानी जानों के लिए खतरा है। साथ ही साथ जो हाई राइजेज हैं उन पर तो पहले ही मौजूद अदालत की जानिब से पाबंदी लगाई गई है, तो कोई नए नक्शे अप्रूव नहीं हो रहे हैं। अलबत्ता जो गैर कानूनी तौर पर तामीरात जारी हैं उन्हें रोकने के खिलाफ। बहुत शुक्रिया। सुलेमान साजिद खान हमें बता रहे थे कि 15 रोज़ा ऑपरेशन प्लान किया गया है गैर कानूनी इमारतों के खिलाफ।